हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज जो हमारा यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल इनिशिएटिव चल रहा है उसका जो है हम ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, हमारा जो पेपर 2 है उसे हम वाइंड अप करते हैं। अगर आप ऐसे ही व्यूअर हैं जो फर्स्ट टाइम इस इनिशिएटिव को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है एटलीस्ट आप जो हमारी फर्स्ट अनाउंसमेंट और जो हमारा लास्ट डे का इनिशिएटिव डिस्कशन है एक बार उसे गो थ्रू करेंगे, क्योंकि आज हम सिर्फ वाइंड अप करेंगे हमारा ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। ठीक है। और मेन जो रिक्वेस्ट है स्टूडेंट की कि कई बार क्या है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की स्पेसिफिक बुक मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, आपको मल्टीपल सोर्सेज एंड प्लेसेस से आपको रेफर करना पड़ता है, तो आपको आइडिया नहीं लगता कि आपको कैसे पढ़ना है। तो इसके कुछ वीडियो सेशंस ऑलरेडी जो है प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, मैं उसे इस वीडियो के लिंक के साथ शेयर कर दूंगी ताकि जिन स्टूडेंट्स को जो टॉपिक्स कैसे कवर अप करने हैं उसमें डिफिकल्टी हो रही है तो टॉपिक वाइज लाइक स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हो गया, डिपार्टमेंटेशन हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ टॉपिक्स का सैंपल आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो है हमारी, ठीक है, हम ये बुक प्रिफर कर रहे हैं द मैराथन ऑफ यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शन। और ऑलरेडी जो हमारा टॉपिक कवर अप हो चुका है, नेचर एंड कॉन्सेप्ट्स हो गया है कंप्लीट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है, ऑर्गेनाइजेशन गोल हो चुका है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी हो चुका है, और ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन एंड स्ट्रक्चर हो चुका है। मे बी स्ट्रक्चर कुछ लोग का 50% ही हुआ हो, तो 50% स्ट्रक्चर, पावर एंड पॉलिटिक्स, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, और एक्स्ट्रा जो फॉर्डर है जो आपके कई बार प्रीवियस ईयर पेपर के पैटर्न के बेस्ड में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो 2 चैप्टर की नॉलेज को मिला करके आते हैं या आपकी एनसीईआरटी से पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, तो उन्हें एक्स्ट्रा के फॉर्डर में अभी फॉर द टाइम बिंग इंक्लूड किया गया है। ठीक है। आज इस सेशन में कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे, कुछ डिफरेंट, क्योंकि ये थ्योरी पेपर है और जो है इसकी बुक इजीली अवेलेबल भी नहीं है। ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने द मैराथन ऑफ बुक यूज़ की है ठीक है, जिन्होंने नहीं यूज़ किया अभी गूगल की मदद से या इधर उधर सर्च करके मदद करें, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने टाइम को सेव करना है आपको। तो आज जो डिफरेंट स्ट्रैटेजी लेंगे स्मार्ट लर्निंग कि पहले तो मैं एक बार ओवरव्यू दिखा दूंगी कि जो आपका टारगेट है उसे आपको कैसे कवर अप करना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर का जो हम एक बार टॉपिक आउटलाइन है, जो 2018 एंड ऑनवर्ड्स के क्वेश्चंस हैं ब्रीफ, एक बार वो आपको आउटलाइन दे दूंगी। उसके बाद जो है एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कि आपको कैसे कनेक्ट करना कि ये किस चैप्टर से है, उसे कैसे रेफर करना है, मैं ये भी असिस्ट करूंगी। उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में मैम ये लैग कर रहा है, हमें इस पे कैसे कमांड करना है, या आपका कोई चैप्टर छूट गया, ठीक है, ऐसे लाइक रिलेवेंट क्वेश्चंस आपके रह जाते हैं, तो उसे अपने साथ लेके मत जाइएगा, उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर करिएगा। इस इनिशिएटिव का मैक्सिमम बेनिफिट लो। एट एंड ऑफ द डे आपको रियलाइज होगा जब आपके 1-2 सब्जेक्ट कवर अप हो जाएंगे और आपको एक लेवल ऑफ द कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको लगेगा कि काश मैंने किया होता। ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको एक रोड मैप दे रही हूँ और एक सही रास्ता देने के बाद आपको उस रास्ते पे चलना है, रिजल्ट आपको डेफिनेटली इसका दिखेगा। ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं हमारा आज का जो टारगेट है। तो मैं पावर एंड पॉलिटिक्स पे आपको लेके चलती हूँ। पावर ऑफ पॉलिटिक्स में आपको कौन कौन से टॉपिक्स देखने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपके कवर्ड हैं। ठीक है। तो पावर की मीनिंग आपको एक बेसिक मीनिंग पता होनी चाहिए भाई कि पावर होता क्या है, और डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स की डिफिनीशंस गिवन है, तो इन डिफिनीशंस को डेफिनेटली अंडरस्टैंड करना है। इसे रटने की जरूरत नहीं है, एक अगर याद हो जाती है तो आप आंसर में कोट कर सकते हो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपने इसे याद नहीं किया तो आप जो है अच्छा आंसर नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं है। आपको डाइवर्सिफाई आंसर लिखना है, यानी वेरियस फैक्टर। वो भी आज मैं जो प्रीवियस ईयर पेपर का एक टॉपिक लूंगी, क्वेश्चन उठाऊंगी, वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। ठीक है। तो आपने पावर की मीनिंग देख ली, डिफरेंट स्कॉलर्स की डिफिनीशन हमने देखी और उस डिफिनीशन का इंटरप्रिटेशन भी देख लिया। फीचर्स क्या है, पावर को कैसे यूज करना है, उसका रिस्पॉन्स कैसे करना है, कौन कौन से फैक्टर्स जो है डिटरमाइन करते हैं एजेंट और टारगेट के बीच में, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं पावर के बीच में। ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है पावर का, डिफरेंट बेसिस, तो बेसिस को आपको स्टैंड अलोन भी कवर अप करना है। ये डिफरेंट बेसिस को हाईलाइट किया है, इसकी डिटेल जो है एक्सप्लेनेशन सेपरेटली है, बट प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पे कुछ आज जो क्वेश्चंस आए वो डायरेक्ट किसी एक पे लाइक रिवॉर्ड पावर पे आ गया, कोरोसिव पावर पे आ गए, है ना, तो ये जो इंटरनल हेड गया या आपका रिफरेंट पावर पे आ गया, तो इस पे भी क्वेश्चन उठ जाते हैं। इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये ब्रॉड लाइंस तो आपको देखिए पढ़नी है।
ठीक है, क्योंकि कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि बेसिस ऑफ पावर बताइए, तो आपको ब्रॉड हेडिंग्स तो पता होनी चाहिए और अंदर का जो कंटेंट है वो आपको क्लियर होना चाहिए, उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और जो आपको लगे, आपको दूसरे से आउटस्टैंडिंग लगे, उसे आप हाईलाइट डेफिनेटली करेंगे। और ये मत सोचिएगा कि कल कल कभी नहीं आता है, इसलिए जो करना है आपने आज ही करना है। ठीक है, तो पोजिशनल पावर, ये सारे जो पावर्स हैं आपको एकदम डिटेल में दिए हुए हैं, इसको आपको पढ़ लेना है, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है, क्योंकि कई बार डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं ना, तो अगर इसकी मीनिंग क्लियर नहीं होगी तो उस क्वेश्चन को आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे ठीक तरीके से। क्योंकि मैक्सिमम एज पर दी जो मैं पेपर चेक करती हूँ, स्टूडेंट को क्वेश्चन ही नहीं क्लियर होते हैं। पेपर 2 में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये देखी गई है कि स्टूडेंट को डिमांड क्या है क्वेश्चन की वही नहीं क्लियर होती और वो कुछ भी लिख के चले आते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, कौन सा पावर ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है वो भी आपका एक टॉपिक होगा। ठीक है, उसके बाद टारगेट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, और क्या अप्रोच है पावर को। ठीक है, कैसे अप्रोच करना है, क्या क्या टैक्टिक्स हैं टू गेन दी पावर। ठीक है, काफ़ी डिटेल में है। कैसे पावर को यूज़ करना है, हमारे एक स्कॉलर हैं, उन्होंने बताया कि कैसे पावर को यूज़ करना है। देखिए, आप वैसे अपने ले लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन स्कॉलर के वर्डिक्स को आपको आउटस्टैंडिंग कर देगा आपको। ठीक है, उसके बाद क्या कहा, सोर्सेज ऑफ पावर हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो जैसे ये देखिए, इस ऐसे डायग्राम्स को हम ट्री डायग्राम फॉर्म में बोलते हैं, जहाँ पे आपने ये कहा कि भाई आपको मेन हेडिंग और उसके अंदर की सब हेडिंग्स पता होनी चाहिए और अंदर के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंट पावर्स हो गए, सोर्सेज ऑफ पावर हो गए, और क्या बेस और सोर्स, जो पावर का बेस है और सोर्स दोनों सेम चीज होती है। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके जो हैं डिस्क्रिप्टिव में डिटेल में पूछे गए हैं, तो ये चीजें बेसिक सी छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे टारगेट पावर को, पावर डायनेमिक्स क्या होते हैं, पावर और अथॉरिटी क्या है और उनका आपस में रिलेशनशिप और डिफरेंशिएशन, पावर और लीडरशिप के बीच में डिफरेंशिएशन, पावर एंड इन्फ्लुएंस के बीच में डिफरेंशिएशन। तो ये देखिए, आपको बुलेट फॉर्म्स में ऐसे दिया हुआ है, इसको आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है। कई जगहों पे आपको टेबल फॉर्म में दिया है ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, बट आपको लिखना ऐसे पैरा फॉर्म में ही होगा। ठीक है, पॉलिटिक्स क्या होता है, उसकी बेसिक मीनिंग और डिफरेंट स्कॉलर्स के वर्डिक्ट होने चाहिए क्लियर आपको। फीचर्स क्या है, ठीक है, कंडीशंस कंड्यूसिव टू पॉलिटिकल बिहेवियर, कौन कौन से कंडीशंस होने चाहिए। फिर पर्सनालिटी डायमेंशन जो पॉलिटिकल बिहेवियर से रिलेटेड है। लोकस ऑफ कंट्रोल पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ पावर पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, मैक जो है पावर का, उस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जो अंदर के कंटेंट है ना, उसको अच्छे से प्लीज समझ के जाना, नहीं तो डिस्क्रिप्टिव आंसर में और कई बार कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ऐसे टॉपिक दे दिए जाते हैं और आप सोचो यार ये कहाँ था। तो जो इंटरनल हेड्स हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी उसकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके पॉलिटिकल बिहेवियर को। ठीक है, उसके बाद आपको कैसे अंडरस्टैंड करना है ऑर्गेनाइजेशनल की पॉलिटिक्स को। ठीक है, क्योंकि अभी तो हमने पॉलिटिक्स को समझा, अब हम आगे हैं ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिटिक्स को समझने। ठीक है, उसमें भी डिफरेंट स्कॉलर्स ने कुछ कुछ बातें बोली हैं ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स को लेकर के, आपको उसे भी रीड करके अंडरस्टैंड। इस बुक में जितना गिवन है ना, ये पास्ट ईयर पेपर के बेसिस पे बनी हुई है, तो आपको वो सारी चीजें कवर अप करनी है। आपको कोई और बुक इसके अलावा उठाने की जरूरत नहीं, और इस बुक में जो दिया है उसे छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स हैं पॉलिटिकल बिहेवियर के, लेजिटिमेट इलेजिटिमेट, इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हैं पॉलिटिकल बिहेवियर के। ठीक है, कैसे मैनेज करेंगे आप ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिटिकल बिहेवियर को, कैसे टैकल कर सकते हैं। देखिए, ये वैसे टॉपिक्स जो है ना, जनरली आंसर राइटिंग में क्रिएटिविटी देखी जाती है राइटर की और मतलब एस्पिरेंट की, लेकिन कुछ चीजें मैंने इसलिए दी हैं कि आपकी वो क्रिएटिविटी क्रिएट हो, मैं यहाँ पे इसको बनवाऊं विद द टाइम, फिर उसके बाद जो है कुछ चीजें और ट्विस्टेड आएंगी तो आप उसे आराम से टैकल कर लोगे। तो क्रिएटिविटी क्रिएट भी होनी चाहिए, तो मैं आपको वो क्रिएट कराने के लिए कुछ टॉपिक्स यहाँ पे जो है प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस के जो थे उसे एज अ टॉपिक इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, उसमें भी आपको मीनिंग, डिफरेंट स्कॉलर्स के जो डिफिनीशंस एंड वर्डिक्स हैं वो भी, प्लस एग्जाम्पल, अगर आपने कोई रिसेंट एग्जाम्पल आप जानते हो तो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर पे आपको एग्जाम्पल भी देना है। ठीक है, क्या कंपोनेंट होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के, कौन कौन सा लेवल है। ठीक है, हमारे 3 लेवल है ना, आर्टिफैक्ट्स हैं, स्पाउस वैल्यूज हैं, बेसिक एजम्पशंस हैं, तो ये तीनों लेवल आपको क्लियर, क्योंकि सियाचिन ने इसे काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है।
तो इसे आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। फीचर्स क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के, इंपॉर्टेंस देख लेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, डायमेंशंस क्या हैं, इम्पैक्ट क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या एसेट है या लाइबिलिटी भी हो सकती है, ये भी आपको क्लियर होना है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में आया था डिस्क्रिप्टिव, जिसको मैंने कैसे टॉपिक कवर अप करा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कुछ हद क्रिएटिविटी पहले आप सीख लो, उसे उसके बाद आप आंसर राइटिंग में पुट करो। ठीक है, तो ये आपकी एज अ लाइबिलिटी डिस्क्लेम जो है एक्सप्लेन की हुई है। फिर जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप उसे पुट करना सीखेंगे, एग्जीक्यूट करना सीखेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, ब्रेन में कंटेंट डाल रहे हैं, हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं टॉपिक्स को, किस तरीके के जो टॉपिक्स हैं। ठीक है, फंक्शंस क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का, कैसे क्रिएट और मेंटेन, दो चीज हो गई। पहले तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, क्रिएट करने के बाद ना सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट होता है उसे मेंटेन करना। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ना, रिलेशनशिप स्टार्ट करना बहुत ईजी है, लेकिन उसे मेंटेन रखना बहुत डिफिकल्ट है। तो वैसे क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड दैट ऑल्सो नीड टू बी टेकन केयर। ठीक है, स्मार्टली। ठीक है, तो कैसे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को अलाइव रखना है, इवन अगर मानो आपके जो मेन मैनेजमेंट में अथॉरिटीज हैं वो चेंज हो गए, तो आप कैसे कल्चर को अलाइव रखते हो। टाटा का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन सब कल्चर। ठीक है, सब कल्चर आपका एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी का पार्ट था वो। तो आपको डिफरेंट स्कॉलर्स की वर्डिक्ट है, ये उस समय न्यूज में था कि ऑर्गेनाइजेशन सब कल्चर क्या है। ठीक है, तो आपको उसे भी अच्छे से कवर अप करना है। कल्चरल जो है परपेचुएशंस भी आपको अंडरस्टैंड करना है। डिफरेंट थ्योरी है, ठीक है, लाइक जो CHN मॉडल। ठीक है, इसको मैंने आपको एक सेपरेट टॉपिक में भी कवर अप करा दिया और सेपरेट थ्योरी वाइज भी कवर, क्योंकि कई बार थ्योरी डायरेक्ट नहीं आती है, आपके टॉपिक से लिंक होके आती है, तो आप उस टॉपिक का आंसर थ्योरी की मदद से दे सकते हैं। ठीक है, हैंडी कल्चरल टाइपोलॉजी क्या होती है, ठीक है, उसको भी अच्छे से करना है। जॉनसन एंड स्कॉल्स का कल्चरल वेब क्या है। ठीक है, उसके बाद ग्रीट हॉफस्टेड का इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन, एग्जाम में आया है इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन, लेकिन वो जो बना था इसीलिए वो एग्जाम में आया था इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन, क्योंकि उस समय जो आपकी ये थ्योरी है ना, ये जो आपकी यहाँ पे जो थ्योरी है ये न्यूज में थी, तो एग्जामिनर ने आपसे थ्योरी का नाम नहीं दिया, आपको पूछा इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करिए। तो ये मैंने थ्योरी आपको दे दी है ताकि आपको क्लियर होना चाहिए विद एग्जाम्पल। ठीक है, रॉबर्ट कुक मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को जो है कल्चर, उनका मॉडल आपको दे दिया है। डेनिसन मॉडल ये भी आपको दे दिया है, इसको भी आपको करना है। डील एंड कैनेडी का कल्चरल फ्रेमवर्क आपको पता होना चाहिए, काफी अच्छा है ये। उसके बाद कैमरन एंड क्विन कंपीटिंग वैल्यू कल्चरल मॉडल, इस पे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक है, काफी डिटेल में और काफी इजी लैंग्वेज में, ताकि आपको ये थ्योरीज जो है ना डिफिकल्ट नहीं लगे, बिल्कुल आराम से आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अगर आप वीडियो सेशंस के क्लासेस लिए हुए हो तो आपको बेनिफिट क्या है, इन वीडियोस को मल्टीपल टाइम रिवीजन दो, ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्लस ब्रॉड हेड वो आपके माइंड में सेटल होने चाहिए। एक्स्ट्रा टॉपिक्स में लाइक लिंकिंग पिन मॉडल पे आपके जो टॉपिक आया एग्जाम में, हायरार्की पे क्वेश्चन आ चुका है ना, ये क्लास 11 12 की एनसीईआरटी का पार्ट है, लेकिन इसको इसलिए कवर अप कर दिया गया, कई बार स्टूडेंट जो है नहीं दे पाते हैं टाइम अपना एनसीईआरटी को, दो इसलिए इसको इंक्लूड कर दिया। टॉल वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन पे सेपरेट डिस्क्रिप्टिव डिटेल अंडरस्टैंडिंग दे दी है। ठीक है, उसके बाद फ्री फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ठीक है, टॉल आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन, इसको अलग आपको बता दिए गए। और बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन आपका थ्योरी का जो है न्यूज का पार्ट था, इसे भी जो है इंक्लूड कर दिया गया। तो एक्स्ट्रा के फॉर्डर में जो आपके प्रीवियस ईयर के टॉपिक हैं, जो आपके एक या एक चैप्टर से लिंक्ड है, या आपके एनसीईआरटी या न्यूज के पार्ट है, लेकिन लगता है कि वो आज के टाइम में भी आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसे एक्स्ट्रा फॉर्डर में कवर अप किया है। तो इस बुक के अकॉर्डिंग आज आपके पास 3 टारगेट रह रहे हैं। ठीक है, पावर एंड पॉलिटिक्स, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और जो एक्स्ट्रा का फॉर्डर है, आज इसे आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी वाइंड अप हो जाएगी आज। अब वाइंड अप एग्जैक्टली आपको कैसे करना है इसे, मैं अभी एक बार पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक क्वेश्चन लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इस बुक को, जैसे हमने कल अकाउंट्स को वाइंड अप किया कि भाई आपने कुछ चैप्टर देखा और आपको एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस फील हुआ, वैसे ही हम ओटी को भी वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो पहले एक बार मैं प्रीवियस ईयर पेपर जो आपका एक बार 2018 एंड ऑनवर्ड्स का जो आपका ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार हम कोलिंग कर लेते हैं, जो मैंने आपको बोला था। उसके बाद जो है हम एक बार इसको कैसे बाइंड अप करेंगे
आपको वो वन डे के लिए से कैसे वाइंड अप करना है या रिवीजन के लिए कैसे वाइंड अप करना है, हम उसे कवर अप करेंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में जिनके पास क्वेश्चन बैंक है वो क्वेश्चन बैंक को डायरेक्टली रेफर कर सकते हैं, ठीक है। हम मेनली कवर अप करेंगे 2016 एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है। 1 सेकेंड प्लीज। ओके, सो 2016 में बहुत सारा क्वेश्चंस आपके ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 था रिचुअलिज्म क्या होता है, स्ट्रैटेजी और स्ट्रक्चर का रिलेशनशिप पूछा, इथनोसेंट्रिज्म क्या होता है आपका, है ना। फिर उसके बाद पूछा एक जो क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बता रही हूँ, ऑर्गेनाइजेशन आर कलेक्टिविटीज ऑफ पीपल दैट have been established for the pursuit of relatively specific objective on more or less on continuous basis. Elucidate the implications of this statement, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 था आपका 20 मार्क्स का, जिसमें ये पूछा द क्रिटिसिज्म ऑफ न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी रेंजेस फ्रॉम ह्यूमन रिलेशन एज अ टूल फॉर साइकिल। ये मैंने ऑलरेडी आपको इस टॉपिक को जब मैंने आपको दिया था, इस टॉपिक के बारे में आउटलाइन की, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका 10 मार्क्स का, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट वर्क्स both as a promoting and as a restraining force in a business operation. Examine this statement. अब देखिए इसकी मदद से मैं एक आपको डाइवर्सिफाइड आंसर कैसे लिखना है वो मैं बताना चाहूंगी। देखिए 2 फैक्टर है यहाँ पे, पॉलिटिकल एक अलग है, लीगल एक एनवायरमेंट अलग है। तो पॉलिटिकल आप जब समझाओगे तो पॉलिटिकल एक प्रमोटिंग फैक्टर कैसा है आप उसे समझाओगे, फिर पॉलिटिकल एज ए रिस्ट्रेनिंग फोर्स क्या है बिजनेस के लिए, किसी भी बिजनेस ऑपरेशन के लिए आप उसे समझाओगे। उसके बाद हम आएंगे लीगल एनवायरनमेंट। तो लीगल एनवायरनमेंट एक प्रमोटिंग फैक्टर कैसे हो सकता है किसी भी बिजनेस ऑपरेशन के लिए, उसे समझाएंगे। और लीगल एनवायरनमेंट एक कैसे रिस्ट्रेनिंग फोर्स हो सकता है, हम उसे समझाएंगे। अब आपने से बहुत सारे लोगों को यार ये क्या बता रही है, ये तो हमें पता था, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिन्हें पता नहीं होते, लेकिन हाँ सुनने के बाद उन्हें रिकॉल हो जाती चीजें कि हाँ हमें ऐसे ही चीजें फ्रेम करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 ये 20 मार्क्स का मैं आपको बताऊंगी, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज डिटर्मिनेंट टू द इंटरेस्ट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन and therefore it is an evil to be nipped in the bud itself. Comment on this statement and explain how managers should handle informal organization. अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको अभी से पहले जो मैंने पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट के बारे में बताया आपको लगता था आपको सब कुछ पता है, तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर 3A जो है आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन था 2018 का, इसे आप कैसे अप्रोच करोगे, आप मुझे इसके अपने साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करोगे, आप इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे, क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3B 20 मार्क्स का, the relative advantage of functional structure of an organization are like two-edged swords. What are the implication of this statement? अब जो लर्नर हैं जिनको ये जानना है कि भाई इस आंसर को हम डाइवर्सिफाई कैसे करें, 20 मार्क्स है, अच्छा खासा लिखना है, और मे भी हो सकता है कि आपने इस स्टेटमेंट को सुना ही पहली बार हो, है ना, क्योंकि जितनी मैंने स्कॉलर की यहाँ पे डेफिनेशन दी है 60 to 70% तो आप इस डेफिनेशन के थ्रू सुन चुके होंगे, लेकिन कई बार चीज़ें आपके आउट ऑफ आती हैं, तो स्कॉलर्स की डेफिनेशन इसलिए अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है क्योंकि आपकी आदत हो जाती है ऐसे स्टेटमेंट को पढ़ने की, और जब आप पढ़ते रहते हैं ना तो एग्जाम में ऐसे कोई भी स्टेटमेंट आ जाए आप आराम से टैकल कर लेते हो। 2022 में जो स्टूडेंट्स बैठे उन्होंने अपना ये रिव्यू दिया है कि डिफरेंट जो डेफिनेशन हमने बुक्स में इंक्लूड की है उन्हें उसका रिजल्ट दिखता है एग्जामिनेशन हॉल में, कोई भी स्टेटमेंट आ जाए अब वो घबराते नहीं, वो आराम से उसे हैंडल कर लेते हैं। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ मैं गाइड कर रही हूँ बहुत ही रिसर्च एंड एनालिसिस के बाद ही आपको बताती हूँ, और एश्योरेंस तभी देती हूँ जब मुझे पता है कि आप उसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस रोड मैप पे चल के उसे एग्जीक्यूट करना है। तो एक बार इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं हम एक बार डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3B 20 मार्क्स का था, रिलेटिव एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर आर लाइक टू एज स्वॉर्ड। यानी इसने बोला, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है कि जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है ना आपके ऑर्गेनाइजेशन का, इसके कुछ फायदे हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, ठीक है, लेकिन ये एक दो धारी तलवार है, टू एज स्वॉर्ड। यानी ये जो एडवांटेज है ये एडवांटेज तो है, कई बार ये डिसएडवांटेज भी हो जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ब्रीफ 1-2 लाइन लिख देनी है, फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, फिर आपने इसके एडवांटेज दे दिए जो कि एक धारी ऑफ द तलवार आपकी दिखाई, वन साइड ऑफ योर एज स्वॉर्ड एंड अदर साइड आप उसके डिसएडवांटेज। तो आप वहां पे जो वर्ड यूज करोगे ना वो ये नहीं यूज करोगे डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, द अदर साइड ऑफ द एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। ये आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए आंसर राइटिंग में कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना उतना ही जवाब देना है, एक्स्ट्रा पुट नहीं करने की जरूरत है। तो अदर साइड आपने दे दिया, द अदर साइड और द अदर एज ऑफ द स्वॉर्ड,
ऑफ द स्वॉर्ड ऑफ द एडवांटेज ऑफ द फंक्शनल स्ट्रक्चर, आप पे वो लिखना है। फिर उसके बाद उसका इम्प्लीकेशंस क्या है, ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर का, चाहे एडवांटेज हो या डिसएडवांटेज हो, आपको उसे एक्सप्लेन करना है। तो ऐसे डाइवर्सिफाइड आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मैंने कई बार टेस्ट में दिए हैं, तो जहाँ पे मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि स्टूडेंट फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है उसके एडवांटेजेस लिख करके चले आते हैं, एंड द स्टोरी एंड्स देयर, है ना। तो आपको इसे ऐसे फ्रेमवर्क करना है। आई बिलीव आपको एक डिस्क्रिप्टिव आंसर को कैसे अंडरस्टैंड करना है, एक ब्रीफ आउटलाइन हो गया। और अच्छी अंडरस्टैंडिंग करना चाहते तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये जितनी भी इस बुक के अंदर डिफिनीशंस है ना, उसे समझ लेना। रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की भी जरूरत नहीं है, उसे समझना कि कहना क्या चाह रही है डिफिनीशंस। जब आप ऐसी कई सारी डिफिनीशन को मल्टीपल टाइम करते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं, आपको नहीं पता लेकिन आप सबकॉन्शियसली अपने आप को एग्जाम के लिए ऐसे स्टेटमेंट के लिए तैयार कर लेते हो, ठीक है। एंड दैट्स इज व्हाई इसमें जो डेफिनेशन इंक्लूड है वो क्यों सीक्वेंस में इंक्लूड है, वो उसके पीछे भी रीजन है, ठीक है। सो यू हैव टू टेक मैक्सिमम बेनिफिट एंड दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस, ठीक है ना। आई बिलीव आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3C आपका डायरेक्ट था, हाउ पावर डिफर फ्रॉम अथॉरिटी। तो हमने देखा कि हमने पावर वर्सेस अथॉरिटी भी आज देखा है। डिस्कस दी सोर्सेज ऑफ पावर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आपको पता होना चाहिए क्या क्या सोर्सेज हैं पावर के, आप उसे लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3C था। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, इस बुक में जितना भी कंटेंट है एटलीस्ट आप उसे कवर अप कर लोगे, ठीक है। उसके बाद 2017 में आते हैं। 2017 के अपने जो है डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। आई एम नॉट गोइंग टू गो एवरी डिटेल ऑफ द क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस ऑलरेडी कवर्ड है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दी जा चुकी है, आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट लो। कोई डाउट है, क्वेरी है, लेके मत जाना, पूछ के क्लियर कर लेना, ठीक है। अब लास्ट बिफोर गोइंग अहेड, हम इस बुक को वाइंड अप कैसे करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को हम ये कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंट दें कि भाई हाँ 80-90% हमारा हो चुका है। हमारे सामने 10 चैप्टर्स हैं इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा। आप कोई और बुक रिफर कर रहे होंगे तो आपके 9 चैप्टर्स होंगे मे बी, है ना। तो हमें क्या करना है, जैसे चैप्टर 1 आपने देखा नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको बोला था ट्री डायग्राम बना लेना कि नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर के अंदर कौन कौन सी बोल्ड हेड है। बोल्ड हेड मीन्स, मैं एक चैप्टर की मदद से आपको बताना चाहूंगी। बोल्ड हेड मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ये पहली बोल्ड हेड हो गई। दूसरी बोल्ड हेड ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव। तीसरी बोल्ड हेड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये बोल्ड हेड लिख देना, तो इससे आपको एक एक्यूमुलेटेड पिक्चर मिल जाएगी कि एक चैप्टर के अंदर आपके कितने पॉइंट हैं। जिन स्टूडेंट ने वीडियो क्लासेस ज्वाइन किए उनको ये सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको ये बोल्ड हेड्स ऑलरेडी उनके डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको ये बोल्ड हेड लिख लेना है, ठीक है। अब उस बोल्ड हेड के अंदर आपने जो है कोई सब पार्ट्स है, लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने पढ़ा स्टैटिक एंड डायनेमिक पार्ट, तो उसे आपको एक ट्री डायग्राम फॉर्म में चैप्टर का बना लेना है। हर चैप्टर का जब बन जाएगा ना, तो आपने जब रिवीजन करने जा रहे हो तो आपने चैप्टर 1 उठाया, आपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या पढ़ा था, आपने उसे टिप पे रिकॉल कर लेना है। पर्सपेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या है ऑर्गेनाइजेशन के, तो आपने पढ़ा हाँ स्टैटिक था, स्टैटिक के अंदर मैंने ये पॉइंट्स पढ़े जो मुझे याद रखने हैं, और डायनेमिक के अंदर मैंने ये पॉइंट बने। आपको ऐसे हर चैप्टर का करना है। अब कई बार स्टूडेंट गलतियां क्या करते हैं कि वो दूसरी कोई कॉपी बना लेते हैं या रजिस्टर बना लेते हैं वनडे रिवीजन की। ये गलती मत करना, क्यों वो भी बताऊंगी। जितनी बार आप कॉपी उठाते हो रखते हो, कोई भी बुक उठाते हो रखते हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उसके ऊपर। तो एक ही मटेरियल होना चाहिए, कंपाइल्ड मटेरियल होना चाहिए। तो आपको जो भी डायग्राम बनाने हैं या जो भी चीजें ऐड करनी है यहाँ पे ऐड करिए, नहीं तो आप यहाँ पे कुछ नोट्स जो हैं अटैच कर सकते हैं। मैं आपको 1 मिनट सैंपल दिखा देती हूँ। ऐसे स्टिकर्स हैं, आप इसे यहाँ पे अपने कंटेंट को लिखिए और यहाँ पे लगा करके आप उसे अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये चीजें कर सकते हैं। मटेरियल डिफरेंट नहीं बनाए, क्यों, रीजन क्या, जब वन डे रिवीजन का टाइम होता है, एक तो प्रेशर ऑलरेडी होता है, या आप जब मल्टीपल रिवीजन करते हैं प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। आपने हाईलाइट की होती हैं कुछ चीजें, उस पर भी आपकी बार बार नजर जानी चाहिए। मटेरियल दूसरा बन गया ना, तो जितना उसमें लिखा है सिर्फ उसी पे ध्यान जाएगा, आपके हाईलाइटेड पॉइंट्स पे आपका ध्यान नहीं जाएगा। हो सकता है कोई हाईलाइटेड पॉइंट ऐसा हो जिसपे आपकी नजर जरूरी हो लेकिन आपको फील नहीं होता, लेकिन आपने बुक को खोला तो आपकी नजर चली गई। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो वन डे रिवीजन नोट भी बनेगा वो यही बुक बनेगी। इसको जितना गंदा कर सकते हो उसे कर लो। आज मेरे पास एक सैंपल बुक नहीं है, मैं अपनी एक सैंपल बुक दिखाऊंगी कि बुक को आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है। कोई बुक्स को हिस्ट्री में नहीं लिखना है, अपने फैमिली में अपनी लाइफ में हिस्ट्री क्रिएट करनी है। तो इस बुक को आपकी पढ़ने के लिए बना है, उसको जितना भी लिखना है इसी बुक के अंदर आपको लिखना है। तो ऐसे आपको वाइंड अप करना है अपना ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। हर एक चैप्टर का ट्री डायग्राम फॉर्म करना है और अपने आप से पूछना है और उसे मल्टीपल रिवीजन लेना है।
थ्योरी सब्जेक्ट के कम से कम 3 रिविजन्स आपको देने ही है फाइनल एग्जामिनेशन हॉल में बैठने से पहले। जब भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आना चाहिए कि हाँ, मुझे इसके बाद ये लिखना है, उसके बाद मुझे ये लिखना है। अगर ये चीज़ें नहीं आ रही हैं, यानी आपको एक तो और रिवीजन की ज़रूरत है, ठीक है? सो आई बिलीव आज के इस सेशन में मैंने आपको आउटलाइन किया कि हम ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को कैसे वाइंड अप करेंगे, क्या टॉपिक है, डिस्क्रिप्टिव आंसर को आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं, और इस बुक को या जो भी आप रिफ़र कर रहे हैं, उस बुक को 1 डे रिवीजन के लिए भी आपको कैसे तैयार करना है। सो अगर कोई क्वेरी, डाउट या कोई सपोर्ट की नीड है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी से रिलेटेड, तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर करें। कमेंट सेक्शन में आई एम डायरेक्टली अवेलेबल एंड आई विल बी हेल्पिंग यू आउट इन दिस थ्रू आउट द जर्नी। आपको बस इस रोड में मैं देखिए रास्ता बता रही हूँ, उस रास्ते पे आपको चलना है, नहीं चलना है, एवरीडे चलना है या किसी दिन मूड के हिसाब से चलना है, वो आपको चूज करना होगा। लेकिन इतना मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आपने इस पे ट्रस्ट करके फॉलो किया, आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे रिसर्च एंड एनालिसिस इन्वॉल्व है कि क्यों हम आज पहले ये कॉम्बिनेशन हो रहा है। क्योंकि स्टूडेंट के मैं रिकमेंडेशन लेने के बाद भी एनालाइज करती हूँ कि जो आपके लिए बेस्ट होना वही लेके आती हूँ, ठीक है? सो इन केस ऑफ एनी डाउट, एनी क्वेरी, फील फ्री टू राइट इन अ कमेंट सेक्शन एंड कीप वर्किंग ऑन माई बेस्ट विशेस फॉर यू, बिकॉज मुझे पता है आप सब बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो। थोड़ा सा और एक बार ये हिस्ट्री क्रिएट कर लो, उसके बाद रिलैक्स करेंगे। ये कहने की बातें होती हैं, बट स्टिल माई बेस्ट विशेस विथ यू। सी यू इन द नेक्स्ट डे और विद द नेक्स्ट टारगेट, विद नेक्स्ट चैलेंज टू विन। टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।